हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत या फिर नियम। तो इसके पहले हम स्टेजेस पढ़ चुके हैं, अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और वृद्धि और विकास क्या होता है, उनमें क्या अंतर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो विकास है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भाधान से लेकर के वो लगातार मृत्यु तक चलती रहती है। लेकिन जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या होते हैं, कई सारे परिवर्तन होते रहते हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं ये आपके कुछ नियम के अनुसार होते हैं। उन्हीं नियमों को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला नियम है वो है विकास अवस्थाओं के द्वारा, फटाफट हम यहां पर डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में और आपको समझ में भी आ जाए सारी चीजें। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, यानी कि अग्रसर का मतलब है आगे बढ़ता है। इंग्लिश भी हम इसकी देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ सकें। डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। ओके, चलिए अब इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, जैसे कि हमने पढ़ाई हुआ है कि प्रत्येक विकास जो है निश्चित अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। इसी वजह से हम इन अवस्थाओं को कहते हैं विकास की अवस्थाएं या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक अवस्था की अपनी अलग विशेषता होती है और जो ये अलग विशेषता है वही एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अलग करती है, यानी कि भिन्न बनाती है और एक अवस्था दूसरी अवस्था को प्रभावित भी करती है। इसको एस फील्डमैन ने एस फील्डमैन, ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। यह एक अग्रणी विशेषता है जो विकास अवस्था को न्याय संगतता, एकता और अनोखापन प्रदान करता है। इंग्लिश में इन्होंने कहा ईच स्टेज इज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ डोमिनेंट फीचर और लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक व्हिच गिव्स द पीरियड इट्स कोहेरेंट, इट्स यूनिटी एंड इट्स यूनिकनेस। यानी कि कहने का जो मतलब है कि जो अभी हमने डिस्कस कहा कि एक अवस्था दूसरी अवस्था से अलग होती है और वो किस बेसिस पर अलग होती है, क्योंकि हर एक अवस्था की एक विशेषता होती है, उसके आधार पर उनमें भिन्नता होती है और ये जो विशेषता है वो उस अवस्था को न्याय संगत बनाती है, उसमें एकता लाती है, उनमें अनोखापन लेकर आती है, यानी कि उनको यूनिक बनाती है एक अवस्था को दूसरी अवस्था से। ओके, फिर इसके बाद में आती है दूसरी अवस्था, दूसरा प्रिंसिपल आता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि विकास परिपक्वता और अधिगम, विकास क्या है, परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, मैचुरेशन एंड लर्निंग। ओके, तो जो विकास क्या है, ये परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है, यानी कि इसके फल स्वरूप होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये दूसरा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। अब इसमें जो परिपक्वता है और अधिगम है, चूंकि परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन आता है और अधिगम के कारण भी, यानी कि लर्निंग के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वो अंतर होता है, क्योंकि जो परिपक्वता है, अगर हम बात करें परिपक्वता की, तो ये जो है आपका जो भी हमें आनुवंशिक रूप से, यानी कि हमारे
पेरेंट्स से जो भी हमें गुण या विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, जो भी हमें गुण या फिर विशेषताएं अपने पेरेंट्स से प्राप्त हुई या फिर हम कह सकते हैं आनुवंशिक रूप से जो हमें प्राप्त हुई हैं, वही आगे धीरे धीरे जाकर के मैच्योर होती है, यानी कि परिपक्व होती हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, गुण और विशेषताएं हमारे पास ऑलरेडी हैं। इट मीन्स जन्म जात है, जन्म से ही ये हमारे पास हैं। बस क्या है, ये जो है आगे धीरे 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 क्या हो रही है, परिपक्व हो रही है, यानी कि मैच्योर हो रही है। ओके, उस वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जाहिर सी बात है, डिफरेंस आएगा ही आएगा। लेकिन जो अधिगम है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, इसका मतलब है सीखना, यानी सीखने का मतलब है जो हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। आसपास के वातावरण का मतलब है आसपास के वातावरण में जो लोग रह रहे हैं, जो भी हैं लोग रह रहे हैं, जो आसपास का हमारा वातावरण है, वातावरण कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा वातावरण है या फिर बुरा वातावरण है। तो क्या है कि जो भी हम अपने वातावरण से सीखते हैं उसकी वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर कहा गया है कि दोनों परिपक्वता और अधिगम की वजह से जो भी व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अलग अलग होता है। व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। ओके, अब जो भी हमारे परिपक्वता की वजह से हम कह सकते हैं जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसका भी रीजन क्या है, वो हमारी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता की वजह से है। ठीक है, मैच्योरिटी जो आ रही है हमारे अंदर। लेकिन जो अधिगम है उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है हमारे जो वातावरण में जो भी हम क्रियाएं करते हैं, आसपास जहां जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें जो भी हम करके सीखते हैं वो हमारा अधिगम कहला रहा है। उसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। और जो अधिगम की वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये आपका प्रगतिपूर्ण होता है और अस्थायी होता है। प्रगतिपूर्ण होता है और क्या होता है, अस्थायी होता है। यानी कि हम अपने वातावरण से हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ही सीखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो जो है हमेशा ग्रोथ उसमें होती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है। और एक समय आता है जब उसमें एक अस्थायित्व आ जाता है। ठीक है, परमानेंट वो हो जाता है। अब गर्भकालीन अवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें जो विकास होता है वो पक्वीकरण के कारण होता है, यानी कि मैच्योरिटीकरण होता है। क्योंकि गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है वो गर्भ में होता है, तो वो बाहर के वातावरण में अभी नहीं आया है, तो वहां से अभी वो कुछ नहीं सीखेगा। सिर्फ वो मैच्योरिटी जो परिपक्वता की वजह से ही उसका विकास होगा। ओके, चलिए अब इसके अलावा अगर ईडी हरलॉक की बात करें तो हरलॉक जी ने भी इसके बारे में जो परिपक्वता है और मैचुरेशन है इसके बारे में उन्होंने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईडी हरलॉक, सॉरी ई बी हरलॉक है, ई बी हरलॉक। ठीक है, इन्होंने कहा है अगर हम लर्निंग की बात करें तो इन्होंने लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में कहा है कि लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स थ्रू लर्निंग चिल्ड्रन एक्वायर कॉम्पिटेंस इन यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज। यानी कि जो भी लर्निंग है, अधिगम है, वो जो अधिगम की वजह से जो विकास होता है उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे के पास आनुवंशिक रूप से जो उसके अंदर गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं जो कि उसने अपने पेरेंट्स से एक्वायर की हैं यानी कि प्राप्त की हैं, उसके द्वारा उसी गुण और विशेषताओं पर जब वो एक्सरसाइज करता है यानी कि काम करता है, क्रिया करता है, प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो फिर जो है उससे जो विकास हो रहा है उसका वो अधिगम कहलाता है। यानी कि अधिगम क्या कर रहा है, अधिगम आपका क्या कर रहा है, सॉरी परिपक्वता ये क्या कर रही है, अधिगम के लिए नींव का काम कर रही है। ठीक है, जो हरलॉक जी ने कहा है उनके कहने का मतलब यही है कि
जो बच्चा अपने पेरेंट्स से जो भी गुण विशेषताएं लेकर के पैदा हुआ है वो धीरे धीरे आगे परिपक्व होते हैं, और फिर क्या होता है कि उसके अंदर, उसकी वजह से जो बच्चे के अंदर उसकी चेंजेस आ रहे हैं, जो उसमें क्षमताएं विकसित हो रही हैं, उन्हीं को और आगे वो निखारता है, यानी कि उस पर काम करता है, उस पर अभ्यास करता है, प्रयास करता है, प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है उसकी वजह से जो उसके अंदर विकास हो रहा है उसको अधिगम कहा जा रहा है। ठीक है, अब हरलॉक जी ने ही मैचुरेशन को भी डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि मैचुरेशन इज द अपफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोटेंशियली प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल दैट कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स जेनेटिक एंडोमेंट। जो भी हमने कहा कि मैचुरेशन क्या है, जो कि उसे अपने जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक रूप से जो उसको मिली हुई है, ठीक है, उस वही जो विशेषताएं हैं वही जो आगे जाकर के परिपक्व हो रही, मैच्योर हो रही हैं, तो वो आपका मैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो परिपक्वता है वो जन्मजात होती है, यानी कि आनुवंशिक होती है, और अधिगम जो है वो वातावरण से सीखता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रिंसिपल की ओर। तीसरा प्रिंसिपल है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ओके, यानी कि हम पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं डेवलपमेंट पैटर्न के बारे में कि आगे पैटर्न कैसा होगा। डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ा रहे हैं तो इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कई सारे प्रिंसिपल हैं जो भी हम पढ़ाएंगे, तो आपको हर एक प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक प्रिंसिपल उठा करके दे देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा कि जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो प्रेडिक्टेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि ये प्रेडिक्टेबल है। अब कैसे, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, विकास की हर अवस्था की, जैसे हमने डिस्कस की कि विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर जो बालक का विकास है उसके संबंध में हम आगे भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो विकास होता है वो दो दिशाओं में होता है। जो शारीरिक विकास है वो दो दिशा में होता है। दो दिशा, जो पहली दिशा है उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉडल डायरेक्शन। सिफेलोकॉडल डायरेक्शन, ठीक है, ये तो पहली हो गई। हिंदी में ऐसे शिरापदाभिमुख दिशा बोलते हैं या फिर मस्तकाधोमुखी अनुक्रम बोलते हैं। फिलहाल काफी टफ है, तो आप इतना समझो, ये सिर से पैर की ओर। ठीक, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, हिंदी बहुत टफ है। फिर दूसरा जो है वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। ओके, हिंदी में इसको कहेंगे निकट दूर अनुक्रम। निकट दूर अनुक्रम। देखिए, आप इसको समझ लीजिए, फिलहाल इसको तो कई नामों से जाना जाता है हिंदी में, इंग्लिश में तो बस एक ही है, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन बोलेंगे या फिर और दूसरे को प्रोक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन बोलेंगे। लेकिन हिंदी में से सिर से पैर की ओर, मस्तकाधमुखी, सिरामुखी और निकट दूर अनुक्रम, इसको हिंदी में, तो हिंदी में अलग अलग चीजें हो जाती हैं, कई सारे टर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि जो सिर से पैर की ओर विकास होता है, मतलब जो विकास सिफेलोकॉर्डल जो डायरेक्शन का विकास है, इसमें क्या होता है, जो विकास होता है वो सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर नीचे पैर का विकास होता है। इस वजह से इसको सिर से पैर की ओर विकास कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पिक्चर है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये है क्या है आपका सिफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू फुट। देखिए यहां पर लिखा हुआ है हेड टू फुट, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद में आपका ये धड़ आ जाएगा, उसके बाद में पैरों का विकास होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर से ये चल रहा है नीचे की ओर। देखिए यहां पर एरो लगी हुई है। ओके, इसके बाद में आता है जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है, उसमें लिखा हुआ मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटीज, या फिर जैसा हमने बताया कि मध्य से यानी कि अंदर से बाहर की ओर। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, यानी कि मध्य से बाहर की ओर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके जो भी सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके पास के क्षेत्रों का विकास होता है, फिर उसके बाद में उस नाड़ी के क्षेत्रों का विकास होता है। और अगर हम बात करें तो हाथों के विकास की बात करें, देखिए यहां पर एरो लगा हुआ है। हाथों का विकास तो पहले क्या होगा, आर्म्स का, भुजाओं का विकास होगा, फिर उसके बाद में हाथों का विकास होगा, उसके बाद में अंगुलियों का विकास होगा। ठीक है, यानी कि अंदर से क्या कर रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है। देखिए एरो यहां पर लगा हुआ है। तो पहले आर्म्स का विकास होगा, फिर हाथ का विकास होगा, और फिर जो है पैर का विकास होगा। वैसे ही यहाँ पैरों में भी होता है, पहले जो है पैर का विकास होगा और फिर नीचे इनकी अंगुलियों का विकास होगा। वैसे ही अगर जो ऑर्गन्स की बात करें तो जो हमारे धड़ के अंदर वाले जो ऑर्गन्स है उनका पहले विकास होगा, और उसके बाद में जो बाहर के हैं ऑर्गन है जो पेरिफेरी में रह रहे हैं उनका जो है विकास बाद में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो है जैसे कि पेट एवं धड़ के अंगों में विकास पहले हो जाता है, और इन केंद्रीय भागों से जो दूर के भाग है यानी कि जो हाथ और पैर का विकास है वो बाद में होता है। पेट और धड़ आपके कहाँ होते हैं, मिडिल में होते हैं। ठीक है, पेट और धड़ आपके मिडिल में होते हैं, तो इनका विकास पहले हो जाता है और हाथ का विकास बाद में होता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल और इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। हेड टू टो जो है इस तरीके से ये प्रॉक्सिमो सिफेलोकॉर्डल हो गया, और इस तरीके से जो विकास हो रहा है वो आपका हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, तो ये जो दो विकास हैं तो इनका क्या है, हम पहले से इनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहां पर क्या था हमारे तीसरा प्रिंसिपल कि विकास के प्रतिमानों यानी कि पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो हमें पता है कि विकास कैसे होगा, सिर से पैर की ओर होगा और निकट से दूर होगा। तो ये पहले से ही हमने भविष्यवाणी कर ली है, यानी कि हमको पता है कि विकास कैसे होगा। ठीक है, चलिए, और अगर हम एक विकास की अवस्था के बारे में हमें पता है, जिसे भविष्यवाणी में ये तो हमने डायरेक्शन की बात की, लेकिन इसके अलावा एक अवस्था के आधार पर हम जो अन्य अवस्थाओं के विकास की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अवस्था में अगर मान लीजिए बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है तो आगे की जो अवस्थाएं हैं उसमें भी उसका डेवलपमेंट अच्छा चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पहली अवस्था में जो उसका विकास होना था वो उस अवस्था में नहीं हुआ तो बच्चा क्या होगा, जो आगे की अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं में पीछे ही रह जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि जो विकास के जो हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर बच्चा पहले से बहुत इंटेलिजेंट है तो आगे भी वो अच्छा रहेगा मेंटल डेवलपमेंट में, यानी कि मानसिक रूप से वो अच्छा होगा। लेकिन अगर वो पहले से ही मंद बुद्धि है तो आगे भी वो कम अच्छा कर पाएगा, यानी कि अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये भविष्यवाणी की जा सकती है, और भविष्यवाणी के आधार पर जो भी संभावनाएं होती हैं उनसे कई सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि जो है हमने पहले विकास की जो अवस्था का उसका निरीक्षण कर दिया, उसके आधार पर हम जो भी भविष्य के विकास की संभावना है उसको हम जान सकते हैं। और इनके आधार पर अगर मान लो पहले से हमें पता चल गया कि बच्चे में कोई समस्या है, पहली अवस्था में पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर उसकी समस्या का हम निदान भी कर सकते हैं, समस्या को सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और विकास की जो भी अलग अवस्था है उसके लिए बच्चे को तैयार भी किया जा सकता है। ओके, और व्यवहारिक रूप से भी उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है अगर बच्चे के व्यवहार में कोई समस्या है तो अगर मुझे हमें पहले से ही पता चल गया, यानी कि भविष्यवाणी जो है वो इसमें मदद भी करती है। पहले से पता चल जाता है तो उसका हम निदान कर सकते हैं, उस समस्या को हम सुलझा सकते हैं। यहाँ पर गैसल जी ने एक इन्होंने कहा है, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ बट दैट पैटर्न इज अ वेरिएंट ऑफ अ बेसिक
ground plan. The species sequence are part of an established order of nature. इनके कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चे का जो है यूनिक पैटर्न होता है, जैसे हमने बताया कि जो उनके विकास का प्रतिमान होता है, डेवलपमेंटल पैटर्न होता है, वो यूनिक होता है हर एक बच्चे का। लेकिन ये जो पैटर्न है उसके विकास का, वो क्या है, वो उसका कुछ ना कुछ बेसिक होगा, यानी कि जो हर एक बच्चे में जो चीज मतलब जो हमने विकास पढ़े हुए हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट होंगे बच्चों में, ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से डेवलपमेंट होने हैं बच्चों में, तो वो एक बेसिक ग्राउंड प्लान है जिसके बारे में हमें पता है, यानी कि वो आधार है। तो उन्हीं में से जो भी बच्चे के अंदर यूनिकनेस आ रही है, यूनिक पैटर्न डेवलप हो रहा है, वो उसी बेसिक ग्राउंड प्लान पैटर्न का एक भाग है, ठीक है। यानी कि पहले से ही प्रकृति के द्वारा ये निर्धारित है कि बच्चे के अंदर कौन कौन से विकास होंगे और कैसे कैसे होंगे। बस जो बच्चे के अंदर यूनिकनेस आ रही है वो जो है उसका एक सिर्फ पार्ट होता है। ओके, अब आते हैं हम चौथे प्रिंसिपल पर। चौथा प्रिंसिपल है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोज आ डेवलपमेंट follows a definite sequence. Definite sequence. ओके, तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है, उसी के आधार पर विकास होता है। अब क्या है कि जैसे ही हर एक प्रजाति का विकास होता है, वैसे ही मनुष्यों में भी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्रमिक एवं प्रतिमानित होती है, यानी कि एक ऑर्डर में होती है और एक पैटर्न में होती है। ऑर्डर का मतलब है कि एक अवस्था के बाद ही दूसरी अवस्था का विकास होगा, ठीक है, और एक पैटर्न में होता है, यानी कि हर एक अवस्था का के कुछ विशेष जो है विशेषताएं होती हैं, विशेष गुण होते हैं जो कि उसी अवस्था में होते हैं, ठीक है। अब जैसे गर्भकालीन या फिर गर्भकालीन यानी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद की जो भी अवस्थाएं होती हैं उनका भी एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो गर्भकालीन अवस्था होती है उसमें पीरियड ऑफ ओवम होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है और पीरियड ऑफ फिटस होता है, यानी कि ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो क्या है, एक निश्चित क्रम है। ऐसा तो कभी है नहीं कि पहले जो पीरियड ऑफ ओवम है वो बाद में आएगा और पीरियड ऑफ फिटस पहले आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल ही। वैसे ही आपका जो भी अवस्थाएं हैं उनका भी एक निश्चित क्रम है, यानी कि बच्चा पहले क्या है शैशवावस्था से गुजरेगा, फिर उसके बाद में आपका बाल्यावस्था आएगा, तब जाकर के प्रौढ़ावस्था आएगा, उसके बाद में ओल्ड एज आएगा। तो इस तरीके से हर एक अवस्था से होकर के गुजर रहा है जिसका कि एक निश्चित क्रम है, यानी कि एक ऑर्डर में हो रहा है। ये जो है एक ऑर्डर में है और एक पैटर्न है हर एक चीज का, उसमें हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि बच्चा जो होता है अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है, लेकिन खड़े होने से पहले क्या होता है, उसके पहले बच्चा खिसकना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद में बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है और उसके बाद में वो चलना सीखता है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेस होती हैं जो कि हमें पता है कि ये इसका एक डेफिनेट सीक्वेंस है, यानी कि पहले बच्चा जो है खिसकना ही सीखेगा, उसके बाद ही वो जो है घुटने के बल चलना सीखेगा और उसके बाद वो बैठना, खड़े होना और जो है चलना सीखेगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में ही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि बच्चा पहले खड़ा होना सीख जाए और उसके बाद में वो घुटनों के बल चलना सीखे। तो ये एक क्या है, एक ऑर्डर में हो रहा है, इसका एक पैटर्न है, उसी हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है। और विकास की जो भी प्रत्येक अवस्था है उस एक के बाद एक करके उत्पन्न होती है, यानी कि एक के बाद एक अवस्था आती है, उसका भी एक निश्चित क्रम है जो अभी हमने बताया, जैसे कि इन्फेंसी स्टेज है, फिर उसके बाद में चाइल्डहुड और उसके बाद में एडल्ट ओल्ड एज। चलिए
अब आते हैं हम, अब जो हमने अभी एक पढ़ा, इसके जस्ट पहले हमने सिफेलोकॉडल लॉ पढ़ा है और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ पढ़ा है, वो भी आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक, चलिए अब आते हैं हम पांचवें प्रिंसिपल पर। बस यहां पर आपको जो प्रिंसिपल्स हैं वो ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। विकास सामान्य से, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट की ओर होता है। इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहां पर कहने का मतलब है कि बच्चे में जो भी विकास होता है तो पहले वो सामान्य रूप से होता है, उसके बाद में वो विशिष्टता यानी कि स्पेसिफिक फिर वो होता है, विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यानी कि बच्चे पहले सामान्य अनुक्रियाएं करते हैं, उसके बाद में वो विशिष्ट क्रियाएं करते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करें कि बच्चा किसी चीज को पकड़ना चाह रहा है, किसी भी वस्तु को पकड़ना चाह रहा है, तो क्या होता है कि वो अपने पूरे शरीर को किसी वस्तु को पकड़ने के लिए क्या करता है, पहले पूरे शरीर का अपना उपयोग करेगा। ठीक है, किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए आपने देखा होगा, अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो उन पर ध्यान दे सकते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। पूरे शरीर का उपयोग करता है किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए। ठीक है, वो खिलौना हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, वैसे वैसे क्या करता है, पूरे शरीर के बाद में फिर वो अपने हाथों का प्रयोग करता है, हाथ का उपयोग करता है और उसके बाद में अपनी अंगुलियों का प्रयोग करता है। ठीक, तो यानी क्या है, पहले पूरे शरीर का उपयोग कर रहा है, यानी कि सामान्य सी बात है कि कोई भी विशिष्ट चीज नहीं है कि पूरे शरीर में कि वो पर्टिकुलर हाथ का या फिर अंगुलियों का प्रयोग करे। तो सबसे पहले ये पूरे शरीर का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब हो गया ये सामान्य है। ठीक है, जनरल पहले पूरे शरीर का उपयोग कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो हाथ यानी कि विशिष्टता की ओर बढ़ रहा है, हाथ का पर्टिकुलर सिर्फ हाथ का ही प्रयोग करेगा और उसके बाद में उसमें और ज्यादा क्लियरेंस होगा और वो अंगुलियों से ही किसी वस्तु को पकड़ेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट का मतलब है पर्टिकुलर किसी एक अंग का उपयोग करना और सामान्य का मतलब है पूरे शरीर का उपयोग करना, यानी कि एक से अधिक अंगों का प्रयोग करना। चलिए अब आते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल और भी है, जैसे कि क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है पहले किसी भी चीज को पाने के लिए वो रोता है, मतलब किसी भी चीज को पाना अगर कुछ उसे चाहिए उसके लिए भी वो रोएगा, और उसको चोट लग गई तब भी वो रोएगा, उसको भूख लगी तब भी वो रोएगा, उसे अपनी माँ के पास जाना है तब भी वो रोएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जो उसके संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो चेंज होने लगते हैं, यानी कि विशिष्टता की ओर बढ़ने लगते हैं। चलिए अब आते हैं छठवें प्रिंसिपल पर। विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में विकास की गति भिन्न होती है, विकास की गति भिन्न होती है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स आर डिफरेंट। ओके, ठीक है, यानी कि विभिन्न भागों में जो विकास की गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो जैसा हमने बताया था कि विभिन्न भागों में विकास की गति का मतलब है कि जैसे सभी अवस्थाएं व जो भी सभी अंगों का विकास होता है वो एक ही गति से एक ही समय पर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि हर एक अवस्था की अपनी विशेषता होती है और उसी तरीके से
सॉरी, जो सभी अंगों का जो विकास है वो एक ही गति से नहीं होता है और ना ही एक ही समय पर होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब शरीर के जो भी अलग अलग अंग है, विभिन्न अंग हैं, उनमें क्या होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग गति से विकास करते हैं। अब कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि जल्दी विकसित हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि देर में विकास करते हैं। जैसे कि सिर का विकास क्या होता है, वो पहले हो जाता है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा है कि जो सिर का विकास क्या होता है, वो पहले होता है, सिफेलोकॉर्डल में पढ़ा था। और ठीक है, सिर का विकास पहले होता है और तीव्र गति से होता है, यानी कि प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जो सिर का विकास है वो पहले होगा और तीव्र गति से होगा। ठीक है, लेकिन किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था तक हाथ पैरों का विकास पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि सिर का विकास जो है पहले तीव्र होगा और सबसे पहले होगा, जबकि अन्य अंगों का विकास नहीं होता है। ठीक है, इतनी तीव्र गति से नहीं होता है, बल्कि अन्य अंगों का विकास यानी कि हाथ और पैर का हम विकास की बात करें तो ये आपका कब होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट कब होता है, ये किशोरावस्था में हाथ और पैरों का विकास जो है वो किशोरावस्था में पूरा हो जाता है लगभग। ठीक है, अब कंधे और हम चेस्ट की बात करें तो ये किशोरावस्था से प्रारंभ होते हैं। ये क्या होता है, किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कंधे की, कंधा हो गया और चेस्ट यानी कि वक्ष, इनका जो विकास है वो आपका किशोरावस्था से शुरू होता है, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर आप डिफरेंस देख रहे हो, गति जो है वो भिन्न भिन्न है। तो किशोरावस्था, कुछ चीजें किशोरावस्था तक कंप्लीट हो जा रही हैं और कुछ जो है किशोरावस्था से शुरू हो रही हैं और कुछ पहले ही रहती हैं। तो इसी वजह से, जैसे ये तो शारीरिक विकास की बात हो गई। ठीक है, इसी तरीके से मानसिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, हर एक विकास होता है। यानी कि मानसिक विकास की भी दर जो है भिन्न भिन्न होती है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, उन बाल्यावस्था में क्या होता है, जो सृजनात्मक कल्पना होती है, यानी कि जो क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है, उनका विकास बहुत तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते एकदम टॉप लेवल पर वो पहुंच जाता है। यानी कि जो आप कह सकते हो, जो बाल्यावस्था वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिएटिव एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा उसमें रुचि रखते हैं और उनका विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था में, लेकिन और किशोरावस्था तक आते आते वो बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो विकास की दर है वो अन्य जो है विकास में, यानी कि और भी अन्य विकास की हम बात करें तो उनमें भी इनकी गति जो है वो भिन्न भिन्न रहती है। चलिए अब आते हैं हम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो हम यहाँ पर भिन्नता की बात कर रहे हैं कि विकास की गति किस तरीके से भिन्न भिन्न है। ये तो हो गया छठा प्रिंसिपल। अब हम आते हैं सातवें प्रिंसिपल पर। सातवां प्रिंसिपल है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम पहले बता चुके हैं कि ये गर्भधारण से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। ये कब स्टार्ट होती है, गर्भ धारण से लेकर के कब तक चलती है, मृत्यु तक ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, और जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि अलग अलग अवस्थाओं में इसकी दर भिन्न भिन्न होती है, हर एक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई भी ऐसी विशेषता या फिर गुण नहीं है जो कि बच्चों में अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि अरे बच्चा, ये तो मतलब घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अरे ये तो बोलने लगा, तो ये अचानक से नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो है वास्तव में किसी भी गुण के प्रकट होने में, प्रदर्शित होने के पहले एक लगातार चलने वाला
विकास क्रम है जिससे कि वो बच्चा हो करके गुजर रहा है, यानी कि वो विकास लगातार चलता चला आ रहा है। और उसके बाद में कोई बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है। तो ये सब लगातार चलने होता है। जैसे कि 6 महीने के बच्चे में जो होते हैं ऊपर के दांत दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उसके निर्माण की प्रक्रिया कब स्टार्ट हो जाती है? जन्म के पूर्व से ही स्टार्ट हो जाती है। 6 महीने का बच्चा है, उसमें क्या होते हैं, जो ऊपर के दांत हैं वो आ जाते हैं, यानी कि दिखने लगते हैं। लेकिन इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो कब से चल रही है? ये चल रही है जन्म पूर्व से चल रही है। जब उसका जन्म नहीं हुआ था तब से उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो ये बस हमें दिखता नहीं है, जबकि विकास लगातार चलता रहता है। वैसे ही अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो भाषा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ रोता है, कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ रोता है और ना ही अपने इमोशंस को, अपने भाव को व्यक्त कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता चला जाता है वैसे ही वो विभिन्न भाषा विकास की अवस्थाओं को पार करता है और फिर धीरे धीरे वो बोलने लगता है। जैसे कि पहले बच्चे क्या करते हैं? पहले रोना स्टार्ट करते हैं, यानी क्राइंग आता है, उसके बाद में क्विंग आता है, उसके बाद में बैबलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे 1 वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर 2 वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में पूरा सेंटेंस बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे आगे लगातार बढ़ रहा है, एक प्रगतिपूर्ण जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है, लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ये भी धीरे धीरे आगे आगे लगातार बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। और जो विकास की गति होती है शुरुआत में तो बहुत तीव्र होती है, बीच में ये बराबर समान हो जाती है और आगे जाकर के अंत में कह सकते हैं वो स्लो डाउन हो जाती है। अब आते हैं हम 8वें प्रिंसिपल की तरफ। 8वां प्रिंसिपल है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध होता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध होता है, यानी कि वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, संबंध होता है यानी कि डेवलप यहां पर इंग्लिश हिंदी हम इसलिए दोनों लिख रहे हैं जिससे कि जो भी इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी आराम से इसको समझ सकें। डेवलपमेंट इन डिफरेंट एरियाज इज को रिलेटेड। ठीक है, यानी कि विकास के जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, कहने का मतलब है चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ठीक है, समय कोई भी जो भी क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र होते हैं बच्चे के विकास के, तो जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जरसील्ड ने कहा है, ये मनोवैज्ञानिक हैं जरसील्ड, ठीक है, इन्होंने कहा है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपस में इस तरह गुथे हुए जाल की तरह होती हैं और इतना क्लिष्ट यानी कि टफ, जटिल कह सकते हो, होती हैं कि किसी भी अवस्था में होने वाले आंशिक परिवर्तन, यानी कि थोड़ा सा भी अगर उस अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उससे जो अगली अवस्था है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। यानी कि अगर किसी भी एक अवस्था में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाता है तो उससे जो आगे आने वाली अवस्था है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अब जैसे अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो यहाँ पर संबंध की बात कही जा रही है उसका मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसे कि किसी भी बच्चे का मान लीजिए उसका शारीरिक विकास अगर अच्छा है, शारीरिक विकास अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होगा, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा है अगर वो बहुत खुश रहता है, हमेशा खुश रह रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो भी उसके इमोशनल एटीट्यूड्स हैं, यानी कि जो भी उसके इमोशंस हैं वो क्या होंगे, वो मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे
और उससे क्या होगा, वो बच्चा शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली वो स्वस्थ रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर कोई भी छल कपट की भावना नहीं होती है, बिल्कुल खुश होते हैं, बहुत ही खुशी से हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, अपनी काम से काम रखते हैं। तो क्या होता है कि उनका जो है, चूंकि और वो अपने इमोशंस को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर पाते हैं आपके सामने, ठीक है, बहुत ही आसानी से वो व्यक्त कर लेते हैं। तो क्या हुआ, उनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हुआ। तो इससे क्या होगा, अब जो है उनका जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है, वो हेल्दी रहते हैं, यानी कि उनका शारीरिक विकास भी अच्छा हो रहा है। इसी तरीके से अगर किसी का सामाजिक विकास अच्छा है तो उसका नैतिक विकास भी अच्छा होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छा है, सॉरी, अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है तो फिर जो है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो है फिजिकल डेवलपमेंट वो भी अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि मानसिक विकास अच्छा है तो भाषा का विकास भी उसका अच्छा होगा और अदर डेवलपमेंट भी। इसका मतलब, इसे मानसिक विकास का मतलब है कि इसे बच्चा अगर अच्छा है पढ़ने लिखने में, इंटेलिजेंट है, तो क्या होगा कि वो जो उसकी स्पीच कैपेबिलिटी है वो भी अच्छी होगी, वो अच्छे से अपने बातों को रख सकेगा और जो उसका लैंग्वेज है वो डेवलप होगा, अच्छा होगा, हर एक चीज को बहुत अच्छे से वो व्यक्त कर लेगा भाषा के माध्यम से। तो इस तरीके से हर एक जो विकास है, यानी कि हर एक क्षेत्र का जो विकास है वो दूसरे क्षेत्र के विकास से संबंधित होता है। एक अगर डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब होगा, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं हम 9th प्रिंसिपल पर। 8 हमने पढ़ लिए हैं, अब यहाँ पर हमारा 9वां प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं। विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं विकास प्रतिमान यानी कि डेवलपमेंटल पैटर्न में क्या होती है, वैयक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, भिन्नता होती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि जो विकास प्रतिमान होते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट, सॉरी यहां पर ये डेवलपमेंट पैटर्न होगा, ठीक है। यानी कि जो डेवलपमेंट पैटर्न होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि एक ही आयु के अगर दो बच्चे हैं तो क्या होता है, एक समय में उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक ही आयु के हैं दोनों बच्चे, लेकिन उनका जो व्यवहार होगा दोनों बच्चों का अलग अलग होगा। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। और ये जो उनके अंदर भिन्नता आ रही है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनका जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है वो जो है कई सारी चीजों से प्रभावित हो सकता है, जैसे उनके वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी से प्रभावित हो सकता है, वो कैसा भोजन खा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या फिर वो किस वातावरण में रह रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, उनका जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित हो सकता है। उसी तरीके से मानसिक विकास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मानसिक विकास में भी भिन्नताएं हो सकती हैं, और ये किस कारण से होती हैं, ये भी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के कारण हो सकती हैं। यानी कि जो भी ये भिन्नताएं आती हैं बच्चों के अंदर, भिन्नता जो आ रही है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण कई कारण हो सकते हैं, हर एक चीज का कारण होता है। उसका वंशानुक्रम हो सकता है, ठीक है, हेरिडिटी के अनुसार उनमें डिफरेंस हो सकता है, या फिर वातावरण की वजह से उनमें ये डिफरेंस आ रहा है, या फिर अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो वो भोजन की वजह से हो सकता है, उनका स्वास्थ्य कैसा है उसकी वजह से उनमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं बच्चे को इंडिविजुअली डिफरेंट बनाती हैं, अलग करती हैं। तो हर एक जरूरी नहीं है कि अगर एक ही आयु के बच्चे हैं तो उनकी हर एक चीज समान हो, यानी कि जो उनका विकास है वो समान, बल्कि उनमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज पाई जाती हैं।
ओके, अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक फ्रैंक, जो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक हैं, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा राजमार्ग के जैसा होता है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना ही पड़ता है। ठीक, व्यक्ति जीवन यात्रा यानी कि कहने का मतलब जो अवस्थाओं से होकर के हम गुजर रहे हैं उनसे हर एक व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है, यानी कि उन अवस्थाओं पर चलना ही पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनोखी आनुवंशिक परंपरा को बनाए रखते हुए अपनी रफ्तार से उस पर सफर करता है, यानी कि जो भी उसको अपने पेरेंट्स से, अपनी पीढ़ी से जो भी गुण विशेषताएं उसको मिली हुई हैं उनको बनाए रखते हुए वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और आगे बढ़ते हुए वो जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर उसकी जो उसका शक्ल है, आकार है, क्षमता है और जो भी विकासात्मक स्थिति वो प्राप्त करता है, वो जीवन की प्रत्येक अवस्था में उसकी अपनी अलग ही ढंग की होती है। यानी कि जो भी वो उसने अपने आनुवंशिक रूप से प्राप्त किया है, हेरिडिटी से प्राप्त किया है गुण और विशेषताएं, उसी पर वो आगे बढ़ता चला जाता है। और उसकी वजह से जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि उसमें जो भी मैच्योरिटी की वजह से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसके शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, जो भी विकास हो रहा है, उसे वो अन्य लोगों से डिफरेंट बनाता है और हर एक अवस्था में वो अलग होता है। ठीक है, अब आते हैं 10वें प्रिंसिपल पर। नौ प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमारा है 10वां प्रिंसिपल। एक दो और बचे हुए हैं। विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश में से हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी विद इन डेवलपमेंटल पैटर्न। डेवलपमेंटल पैटर्न, ठीक है। तो क्या है कंसिस्टेंसी विद इन डेवलपमेंटल पैटर्न, यानी कि विकास जो प्रतिमान होते हैं उनमें स्थिरता पाई जाती है, कंसिस्टेंसी होती है। अब इसका मतलब ये है कि जो कि अलग अलग बालक हैं उनका जो विकास है उनकी गति भी भिन्न होती है, जैसा हमने पढ़ा ही है। फिर भी जो उनके विकास होते हैं उनमें भी स्थिरता होती है। इसका कहने का मतलब है कि जो बालक जन्म के समय सामान्य की अपेक्षा अधिक लंबा है, यानी कि उसकी लंबाई जो है अन्य बालकों से ज्यादा है, तो क्या होगा, वो वयस्क अवस्था में यानी कि एडल्ट एज तक पहुंचने पर भी सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक लंबा ही रहेगा, यानी कि उसकी लंबाई जो है अन्य लोगों से लंबी ही रहेगी। ठीक है, हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्थिरता है। वैसे ही अगर हम बात करें कि जो बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में मंदी बुद्धि का था, वो क्या होगा, वयस्क अवस्था में भी मंद बुद्धि ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, लंबाई की हम बात कर रहे हैं। तो जो लंबाई अगर अधिक है तो क्या होगी, वो जो है जन्म के समय लंबाई अधिक थी, अन्य बच्चों के से कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो जन्म के समय लंबाई अधिक थी, तो फिर वो जो है प्रौढ़ावस्था में भी यानी कि एडल्ट एज में भी वो अधिक ही रहेगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, स्थिर रहेगी। ओके, इसी तरीके से मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो बच्चा बाल्य अगर पहले मंद बुद्धि का है तो आगे भी जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उससे जो है क्या है, वो मंद बुद्धि ही रहेगा बच्चा। और जो बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं वो आगे जाकर के तीव्र बुद्धि के होते हैं, यानी कि जो पहले से ही जिन बच्चों की बुद्धि तेज है, इंटेलिजेंट है, वो आगे जब वयस्क अवस्था में पहुंचेंगे तब भी जो है वो इंटेलिजेंट ही रहेंगे, यानी कि वो स्थिरता बनी रहेगी। फिर है 11वां, ये तो 10 हो गए। अब हम आते हैं 11वें प्रिंसिपल पर। है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था की
अपनी विशेषता होती है। इट मीन्स each stage of development, each stage of development has own traits। ठीक है, यानी कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि विकास की जो प्रत्येक अवस्था होती है उसकी अपनी विशेषता होती है, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बताया हमने कि एक अवस्था किसी एक प्रकार की विशेषता का प्रभाव होता है, यानी कि किसी भी एक अवस्था में उसमें जो भी विशेषताएं होती हैं उनका प्रभाव रहता है, तो दूसरी में किसी अन्य विशेषता का प्रभाव होता है, प्रभुत्व होता है। ठीक है, और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विकास की जो एक अवस्था होती है वो दूसरी अवस्था से भिन्न होती है, यानी कि उसे यूनिक बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि बाल्यावस्था में क्या होता है, जो समान एज वाले बच्चे, एज की नहीं, हम जेंडर की बात करते हैं कि बाल्यावस्था में आपने बाल्यावस्था में आपने देखा होगा, यानी कि चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं वो अपने, यानी कि जो मेल चिल्ड्रन है, मेल चाइल्ड है, वो मेल के साथ ही रहना पसंद करते हैं, मेल के साथ रहना पसंद करते हैं, और जो फीमेल है वो फीमेल के साथ ही रहना पसंद करती हैं। ठीक है, तो उनका एक अपना ग्रुप होता है, इसी वजह से बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने ही एज ग्रुप और अपने ही जेंडर के बच्चों के साथ में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो ये चेंज हो जाता है। किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है, इनमें चेंज आ जाता है, यानी कि जो मेल है वो फीमेल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और फीमेल मेल की ओर। ठीक है, ये इसकी ओर और ये इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में आने पर तो विपरीत लिंग के और उनकी जो रुचि होती है वो प्रदर्शित होने लगती है, बढ़ जाती है, जबकि बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता है। तो ये विशेषता है, बाल्यावस्था की अपनी विशेषता है, किशोरावस्था की अपनी विशेषता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया। इस तरीके से प्यूबर्टीज में भी यही होता है कि क्या होता है, जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न होते हैं उसमें क्या होती है, सेक्सुअलिटी होती है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इस अवस्था के लिए ये सामान्य बात है। लेकिन क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं और उसको एक समस्या समझ लेते हैं, जबकि ऐसी प्यूबर्टी एज में ऐसा कॉमन है, नॉर्मल बात है कि बच्चों में क्या होते हैं, गर्ल्स में जो है हार्मोन्स उनके में भी रिलीज होते हैं और बॉयज में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस एज में। इसकी वजह से क्या होते हैं, उनके अंदर जो है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो क्या होती है, उनके अंदर सेक्सुअलिटी आती है और इस वजह से वो अपोजिट सेक्स की ओर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन पेरेंट्स चूंकि ये ना जानते हुए घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, उनको समस्या समझ लेते हैं, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू स्टेज की ये जो है एक विशेषता है, यानी कि प्यूबर्टी एज की ये एक विशेषता है। चलिए अब हम आते हैं 12वें प्रिंसिपल पर। तो 12वां प्रिंसिपल है, बाल्यावस्था जीवन की आधारशिला के रूप में होती है। बाल्यावस्था जीवन की आधारशिला होती है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हो, आधारशिला का मतलब होता है बेस है, यानी कि चाइल्डहुड एज फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ, फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो बाल्यावस्था है वो हमारे पूरे जीवन का आधार होता है। इस अवस्था में जो भी गुण या विशेषताएं हम अर्जित कर लेते हैं, यानी कि बच्चे जो भी इस अवस्था में जो भी गुण और विशेषताएं वो अर्जित कर लेते हैं, वो उनके जीवन के जो आगे आने वाली अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत महत्व रखती हैं। उसी के आधार पर उनका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है, यानी कि वो अच्छा भी हो सकता है और मतलब उसमें जो है, यानी कि आप कह सकते हो कि पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और निगेटिव वे में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बाल्यावस्था में बच्चे ने क्या सीखा है। अब बाल्यावस्था में अगर बच्चे को सही गाइडेंस भी दिया जाए, उचित निर्देशन दिया जाए, तो बच्चा जो है
अच्छे से काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो क्या होता है कि जब वो बाल्यावस्था में थे उनको जो है इसके लिए उचित निर्देशन नहीं दिया गया, मतलब गाइड नहीं किया गया, जिससे बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करने लगे। अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड से लिखने लगे तो वो आगे भी वो हमेशा के लिए फिर वो उसी से लिखने रहे, क्योंकि वो जो बाल्यावस्था होती है वो आधार होता है आगे के जीवन का, और वो पहले ही उसमें चेंज आ गया। ठीक, तो इस वजह से अब वो लेफ्ट हैंड से ही हमेशा लिखेंगे। और क्या बोलते हैं, जैसे कि अब बाल मान लो कि क्या बोलते हैं कि जैसे कि बच्चों में क्या होता है कि कोई बच्चा है, अगर जब बाल्यावस्था में होता है बच्चा, तो उस टाइम पर अगर बच्चा कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए उसने चोरी की, तो उस टाइम पर ही उनको सही गाइड कर दिया गया या फिर उनको समझा दिया गया। चोरी किया बच्चे ने, ठीक है, तो क्या हुआ, उनको गाइड किया गया किसी के द्वारा, घर में पेरेंट्स के द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा, किसके द्वारा, उनको गाइडेंस मिल गया, तो वो क्या होगा, अब चोरी को धीरे धीरे क्या होगा, छोड़ देगा। ठीक, कम करेगा फिर धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। गाइडेंस का मतलब है कि जो भी उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे कि चोरी करना क्या है, गलत बात है, ये गलत है, ये हमारे नैतिकता में नहीं आती है, ठीक है, सामाजिक रूप से ये बहुत गलत है, नैतिक रूप से गलत है, तो धीरे धीरे वो छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको जो है ये चोरी किया उसने, अगर उसको गाइडेंस नहीं मिला, किसी ने उसको नहीं समझाया कि ये काम करना गलत है या फिर इससे जो है आपका सामाजिक और नैतिक रूप से ये गलत है, तो क्या होगा कि फिर वो आगे करता रहेगा, चोरी करेगा। अब चोरी के लिए क्या होगा, वो क्राइम भी करेगा। चोरी किया, मान लीजिए चोरी करके जो भी चीज वो पाना चाह रहा था उसे प्राप्त नहीं हुई, पैसे की मान लीजिए, ठीक है, अगर उसे प्राप्त नहीं हुआ तो अब क्या होगा, उस पैसे के लिए वो क्या करेगा, क्राइम करेगा। और क्राइम खतरनाक भी हो सकता है, इसमें वो किसी की हत्या भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है किसी की, या फिर उसको कोई चोट पहुंचा सकता है, जिसे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों के द्वारा क्राइम किया जाता है, उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहा जाता है, यानी कि बच्चों के द्वारा जो क्राइम किया जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिला है, सही और गलत की पहचान नहीं कराई गई है, तो बच्चे आगे जा करके फिर उनमें जो है वो क्राइम करने लगते हैं, ठीक है, या फिर गलत राह पर चले जाते हैं। अगर वहीं पर उनको गाइड कर दिया गया तो फिर जो है उनकी आदत में सुधार हो जाता है। इसी वजह से बाल्यावस्था को जीवन की आधारशिला कहा गया है। अब हम आते हैं 13 है, 13 और ठीक है, 13 जो है प्रिंसिपल है, फटाफट देख लेते हैं। समस्यात्मक व्यवहार अवधि विशेष के समान व्यवहार होते हैं। जो समस्यात्मक व्यवहार हैं, अवधि विशेष का मतलब है जो भी अवस्था चल रही है उसमें विशेष रूप से वो उस अवस्था के लिए वो सामान्य व्यवहार की तरह है, कि सामान्य व्यवहार होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं प्रॉब्लम बिहेवियर्स आर नॉर्मल, प्रॉब्लम बिहेवियर्स आर नॉर्मल बिहेवियर्स of the particular age। ओके, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी भी अवस्था में, जैसे बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है, बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है, तो क्या होता है कि वो अपने जो माता पिता हैं या फिर जो बड़े हैं, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है वो चाहिए ही होता है, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं।
तब इसका मतलब ये थोड़े ना है कि जो बच्चा है उसको हम दंड दें, उसको मारें, ठीक है, उसको सजा दें, बल्कि उसे क्या करेंगे, हम प्यार से समझाएंगे। क्योंकि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसे हम प्रेम से उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे, प्यार से उससे काम लेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये अपने आप जो है वो आज्ञा का पालन करने लगेगा और ये व्यवहार उसका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो ये अवधि विशेष है, यानी कि जो ये 3 से 4 साल का पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है बच्चे का, उसमें जो ये आपका वो आज्ञा का पालन ना करना, जो कि पेरेंट्स इसको समस्या समझ रहे हैं, जबकि ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, उस अवधि के लिए, उस अवधि में ये सामान्य व्यवहार है जो कि बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं 14 और लास्ट प्रिंसिपल पर। 14 प्रिंसिपल है, विकास के क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्थाएं आती रहती हैं। विकास क्रम में संतुलन और असंतुलन की अवस्थाएं आती रहती हैं, ठीक है। यानी कि फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम, फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड disequilibrium in developmental pattern, ओके। तो विकास क्रम में जो भी असंतुलन है और संतुलन है, इनकी जो अवस्थाएं वो आती रहती है, यानी कि जिन विकास प्रतिमान में, यानी कि डेवलपमेंटल पैटर्न में संतुलन होता है, उन अवस्थाओं में बालक का जो परिवार है, समाज है, सहपाठी या फिर स्कूल के जो भी साथी, उनके साथ उनका अच्छा संबंध रहता है, यानी कि अच्छा समायोजन होता है, अच्छा संबंध रहता है, अगर जो है उनका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो संतुलन में है, ठीक है, बैलेंस है। ऐसी अवस्था में जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो बैलेंस्ड है, डेवलपमेंटल पैटर्न यानी कि जिसे हम विकास का प्रतिमान कह रहे हैं, अगर ये बैलेंस है, बैलेंस्ड का मतलब हो गया कि संतुलित है, संतुलन है, उसमें एक इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, तो क्या होगा, जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट उसमें होगा, यानी कि धनात्मक विकास होगा, क्योंकि बैलेंस है। बैलेंस का मतलब हो गया कि उनका अपने पेरेंट्स के साथ में, सहयोगियों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, सहपाठियों के साथ में वो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हैं, उनसे उनका संबंध अच्छा है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम बात करें, जिन विकास प्रतिमानों में, यानी कि जिन डेवलपमेंटल पैटर्न में असंतुलन होता है, तो उसमें क्या होगा, बालक का जो व्यवहार होगा वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, यानी कि समस्यात्मक हो जाता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि अनबैलेंस्ड है, तो क्या होगा, बच्चा जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं समस्यात्मक हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि उसमें जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट ना होकर के निगेटिव डेवलपमेंट होगा, ओके। और इससे क्या होगा, बच्चे में तनाव की समस्या, अनिश्चितता, कुंठा, असुरक्षा की भावना, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि क्या है, उसका जो विकास था वो अनबैलेंस्ड हो गया है, ओके। और जो लेकिन एक बात और है कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही आयु में एक ही प्रकार का व्यवहार जो है सारे बच्चे प्रदर्शित करें, यानी जितने भी बच्चे हैं एक ही आयु के हैं, तो उनमें जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा एक ही तरीके से बिहेव करे।
जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर एक बच्चे का, एक ही आयु के दो बच्चे हैं तो उनका जो व्यवहार होगा अलग होगा, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा। तो जो कई सारे जो रिसर्च हुए हैं उनसे ये साबित हो चुका है कि जो बालक जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उनमें संतुलन एवं असंतुलन की जो अवस्था होती है उसका विशिष्ट व्यवहार उन बालकों की अपेक्षा जल्दी प्रदर्शित होता है जिनकी परिपक्वता देर से होती है। यानी कि जो बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाएंगे उनमें जो उनके इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था है वो पहले ही उनमें प्रदर्शित हो जाएगी, यानी कि दिखने लगेगी हमें। और जो बच्चे देर में मैच्योर होते हैं उनमें ये चीजें देर में दिखाई पड़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो जल्दी परिपक्व हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट पॉजिटिव हो रहा है और जो देर में परिपक्व हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट निगेटिव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, तो यहीं पर हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम लेकर के आएंगे विकास के सिद्धांत यानी कि थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी पियाजे, एरिक्सन, फ्रॉयड, कई सारी थियरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अगर जो भी हम यहाँ पर समझाने की हमने कोशिश की है अगर आपको समझ में आया हो और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो देन लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हो व्यूज तो कई सारे होते हैं लेकिन लाइक्स कम रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी होम साइंस के कैंडिडेट हैं उनके साथ में शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, इस तरीके से हम और आगे वीडियोस लाते रहेंगे। और ये जो वीडियो है आपके जो भी जैसे बीए कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी हेल्पफुल है, वो इसे पढ़ सकते हैं। और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, टीजीटी पीजीटी की, वो हर एक चीज में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, हर एक एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।